हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग संगठन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संगठन के प्रारूप का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने कार्यात्मक संगठन और संभागीय संगठन का भी अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में संगठन के दो और प्रारूप, जिसको कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन का भी अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से आज के इस वीडियो में हम लोग औपचारिक संगठन का अध्ययन करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन होते हैं, उसमें एक मुख्य अंतर होता है कि औपचारिक संगठन किसी संस्था से जुड़े रहने के कारण या किसी सामान्य उद्देश्य होने के कारण औपचारिक संबंध की स्थापना होती है। वहीं जो अनौपचारिक संबंध होता है वो एक दूसरे से सहयोग करने से बन जाता है, दोस्तों के बीच हो जाता है, तो इसको अनौपचारिक संबंध कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं औपचारिक संगठन क्या होता है, इसका क्या आशय है। औपचारिक संगठन वह है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जागरूकता के साथ समन्वित की जाती है। अर्थात सामान्य उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं तो उनके बीच में जो संबंध बनता है उसको औपचारिक संगठन कहते हैं। तो इस प्रकार से औपचारिक संगठन होने के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। एक तो है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क बनाने की स्थिति में हो। दूसरा, उनके उद्देश्य समान होने चाहिए। और तीसरा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो काम करने के लिए, कार्य करने के लिए तैयार हो, तभी वो औपचारिक संगठन कहलाएगा। और इसकी परिभाषा देते हुए एक विद्वान थे, हर्बर्ट साइमन। उन्होंने कहा है कि औपचारिक संगठन में स्थायी एवं अमूर्त नियम सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक सहभागी के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये परिभाषा उन्होंने दी है। तो इस प्रकार से औपचारिक संगठन की संरचना इस प्रकार की जाती है कि उपक्रमों के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही संगठन का निर्माण किया जाता है। तो हम देखते हैं कि एक निर्धारित नियम, चार्ट व विधान के अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनका जो संगठन होता है उसको हम लोग औपचारिक संगठन कहते हैं। तो इसके औपचारिक संगठन के अर्थ के आधार पर और परिभाषा के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, जो इस प्रकार हैं कि पहली विशेषता ये है कि ये सामान्य उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है और संगठन पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाया जाता है। फिर इसमें सत्ता का जो भारार्पण है ऊपर से नीचे की ओर होता है, अर्थात जो सबसे ऊपर में बैठे व्यक्ति होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं, फिर क्रमशः नीचे के अधिकारियों को मिलते जाते हैं। औपचारिक संगठन में सभी सदस्यों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट होते हैं, अर्थात हर व्यक्ति का ये मालूम रहता है कि उसके क्या क्या अधिकार हैं और उसके क्या क्या दायित्व हैं। इनके मध्य में जो संबंध होता है वो अव्यक्तिगत होता है और आदेश की एकता का पालन किया जाता है। आदेश की एकता का मतलब होता है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है और ऐसे जो संगठन होते हैं उनके निश्चित नियम कानून होते हैं, विधान होते हैं, नीतियाँ होती हैं और निश्चित योजनाएं होती हैं और ये सामान्य रूप से सभी जगह पाए जाते हैं। तो औपचारिक संगठन के कुछ लाभ भी हैं जिनको हम लोग देखेंगे। औपचारिक संगठन के लाभ में सबसे पहले, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के या अधिकारी के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट होते हैं, इसलिए आपसी मतभेद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा, उद्देश्य की प्राप्ति इन संगठनों से आसानी से हो जाती है, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही ऐसे संगठन बनाए जाते हैं जो कि हमेशा सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए
कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी व्यक्तियों के मध्य चूंकि अव्यक्तिगत संबंध रहता है, औपचारिक संबंध रहता है, इससे क्या होता है कि पक्षपात होने का डर नहीं रहता और ऐसे संगठनों में कार्य का दोहराव भी नहीं होता क्योंकि प्रत्येक के कार्य निश्चित होते हैं। ऐसे संगठनों में सभी कार्य जो है वो सामान्य नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही किए जाते हैं और अधिकार और कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो पाती और उनके संबंध अच्छे रहते हैं। ऐसे संगठनों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी रहता है। वो अपनी त्रुटि को दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता। ऐसे संगठनों में आदेश और निर्देश की एकता बनी रहती है, अर्थात आदेश और निर्देश एक ही अधिकारी से प्राप्त होते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। यदि 2 से ज़्यादा लोग निर्देश देंगे तो जो कर्मचारी है वो भ्रम में रहेगा कि किसके आदेश या निर्देश का वो पालन करे और किसका मना कर दे। इसके बाद ऐसे संगठनों में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं क्योंकि विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन की नीति अपनाई जाती है, अर्थात जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है उसको वही कार्य सौंपा जाता है। इस प्रकार के संगठनों में साधनों का अधिकतम उपयोग होता है और उनमें ऐसे संगठनों में स्थिरता भी बनी रहती है। प्रमापित कार्य होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं उनका नियंत्रण बना रहता है और ऐसे संगठनों में व्यक्ति के स्थान पर उसका पद जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और कुछ दोष भी इसके होते हैं, लाभ तो हैं पर कुछ दोष भी जरूर हैं कि ऐसे संगठनों में लाल फीताशाही पनपती है, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, अर्थात कागजों में ही योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, वो क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। दूसरा इसका ये अर्थ होता है कि कागजी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। ऐसे संगठनों में लोच का अभाव होता है, अर्थात यदि परिस्थितिवश हमको कुछ परिवर्तन करना पड़े तो बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी अधिकारों का दुरुपयोग भी किया जाता है। श्रम और पूंजी के मध्य अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं और कम वेतन दें, वहीं श्रमिक ये चाहते हैं कि ज़्यादा वेतन प्राप्त करें और कम कार्य करें, तो इसलिए दोनों के मध्य में टकराव की स्थिति होती है। औपचारिक कार्य या संपर्क का कोई महत्व नहीं होता इसमें और पहलपन का अभाव रहता है। कोई अपनी ओर से आगे नहीं आना चाहता सुझाव देने के लिए या कोई नई बात रखने के लिए। संगठन में नियंत्रण और समन्वय की समस्या भी बनी रहती है। तो सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में विभिन्न खोज, उत्पादन, विपणन, यातायात सभी औपचारिक संगठन के उदाहरण हैं और स्पष्ट नीति, कार्य, अधिकार और उत्तरदायित्व के कारण प्रबंध के संगठनों के माध्यम से विकास कार्य या उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। अगले वीडियो में हम लोग अनौपचारिक संगठन को देखेंगे और औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे।